लो, तुम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था लास्ट क्लास में? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। यस सर। कहाँ तक हुआ था? सर आप बता दिए थे केमिकल फॉर्मूलाज बताना, कैटायंस एंड आयंस सारा। कैटायंस एनायंस सारा केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सारा चीज बता दिए थे। यस सर। चलो उसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं आगे। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का तुम लोग का, मोल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा डिटेल में हमको यहाँ पे नहीं करना है। मोल कॉन्सेप्ट तो इसमें एक्चुअली है क्या ना, कि हम लोग मोल्स का काउंटिंग कैसे करते हैं उसका मतलब एटम्स जो है, क्योंकि कोई भी मैटर जो बना हुआ है वो तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसको एटम्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और एटम्स जो होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल है। किसी एक छोटा सा भी अगर मैटर होगा तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग, इतना ज्यादा होता है। तो जो डेली लाइफ में हम लोग काउंटिंग यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे डेली लाइफ में डजन हम लोग यूज करते हैं ना, 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं। तो उसी तरह हम लोग एटम्स को काउंट करने के लिए डजन में थोड़ी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि डजन में अगर काउंट करोगे तो इतना बड़ा नंबर होगा कि उसको बोल ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे जितने भी स्पीसीज हैं, इन सबको काउंट करने के लिए हम लोगों को एक स्पेशल यूनिट का जरूरत पड़ता है, स्पेशल काउंटिंग यूनिट का जरूरत पड़ता है, जिसको मोल बोला जाता है। ठीक है, जैसे मोल कैसे होता है, एक मोल में कितना नंबर फिक्स होता है, वो सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ कुछ सम बेसिक डेफिनेशंस जानना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए देखो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो इसमें कुछ कुछ हम डेफिनेशंस लिखवाएंगे, तो ये सब डेफिनेशंस लिखो पहले तुम लोग। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको RAM से भी डिनोट किया जाता है। ये एक्चुअली देखो, मतलब यहाँ पे जब हम लोग किसी भी एटम का मास निकाल रहे हैं ना, किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर मास निकालेंगे, तो हम लोग एक्चुअली एग्जैक्ट मास नहीं निकालते, हम लोग हमेशा रिलेटिव मास निकालते हैं। रिलेटिव मास निकालने के लिए, रिलेटिव मास का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं मास। ठीक है, तो कोई ना कोई एक हमारा रेफरेंस एलिमेंट होना चाहिए, उस रेफरेंस एलिमेंट के एटम से हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे एलिमेंट का एटम का मास। तो ऐसे यहाँ पे मास कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया है ना, रेफरेंस एटम जो लिया गया है, वो रेफरेंस एटम कौन सा है बताओ? रेफरेंस एलिमेंट कौन सा है? ये है कार्बन एटम का। ठीक है, कार्बन का एटम रेफरेंस लिया गया, इसका C12 वाला आइसोटोप। आइसोटोप समझते हो तुम लोग? हेलो, आइसोटोप सुने हो? नो सर। ठीक है, आइसोटोप्स बताएंगे तुम लोगों को। तो रेफरेंस एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? आइसोटोप हम लोग बोलते हैं ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं ना, कार्बन का बहुत सारा आइसोटोप होता है, C12 हो गया, C14, ये दोनों मेन है। ठीक है, देखो ये दोनों आइसोटोप्स कहलाएंगे। आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट ऑफ सेम एटम, या एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये दोनों देखो क्या है, कार्बन का ही एटम है ना? दिख रहा है, दोनों कार्बन का ही एटम है। यस सर। तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 66 है, बट इनके मास नंबर में क्या डिफरेंस है? तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर डिफर करेगा,
तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो कार्बन यहाँ पे जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया है ना, रेफरेंस एलिमेंट ये कार्बन का C12 वाला आइसोटोप लिया गया, ये रेफरेंस एलिमेंट है हमारा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस एलिमेंट है, इसको हम लोग रेफरेंस मान के किसी दूसरे एलिमेंट का मास निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही निकाला गया है यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स के मास फाइंड आउट किए गए हैं वो इसी के रेफरेंस में निकाला गया है, इसको रेस्पेक्ट में रखते हुए। समझ में आ गया? तो जो भी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, वो किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग? जो भी डेफिनेशन लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन। कार्बन के 12 वाला आइसोटोप के लिए, 12 C12 आइसोटोप को हम लोग उसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे। समझ गया? यस सर। चलो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, इसको डिफाइन अगर करते हैं हम लोग, तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ a substance divided by two 1/12 the mass of one atom of C12 आइसोटोप, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये एक्चुअली क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम, किसी भी एटम, किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? क्या बोला गया? रेशियो ले रहे हैं हम लोग किसके साथ? 1/12 द मास ऑफ वन C12 आइसोटोप। तो C12 आइसोटोप का एक एटम का जितना मास है, ठीक है, मास ऑफ वन C12 आइसोटोप। तो C12 आइसोटोप के एक एटम का जितना मास है उसका हम लोग 1/12 टाइम्स कर लेंगे। बात समझ रहे हो? उसका हम लोग कितने टाइम्स कर लेंगे? 1/12 टाइम्स, ठीक है। ये बात समझ यस आया कि सर। नहीं? तो इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी रेशियो को क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक रिलेटिव मास। एटॉमिक मास। अब देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एक्चुअली जो मास आता है किसी भी एटम के अंदर, वो किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही आता है। इलेक्ट्रॉन का कोई मास होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का मास इतना नो सर। छोटा होता है कि वो, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मास जीरो है, जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो मास होता है। बट वो हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इतना छोटा है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ आ गया बात? तो जो भी एटम के अंदर मास आएगा वो किसकी वजह से आएगा, बताओ किसकी वजह से आएगा? प्रोटॉन्स प्रोटॉन और और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आएगा। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अंदर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ रहा है बात? यस सर। क्यों न्यूक्लियॉन्स बोला जा रहा है? क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रेजेंट, इसलिए इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है।
तो किसी भी एटम का जो भी मास होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से ही डिसाइड होगा। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ तो। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसमें कितना है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितना है, इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन होगा। ये बताओ। खुद ही बताओ तुम लोग। मतलब किसी एक न्यूक्लियॉन का अगर हमको मास पता है, उसको अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो मास नहीं आ जाएगा उस एटम का हमको? यस और नो? यस सर। तो वही चीज हम लिखे हैं कि मास ऑफ वन एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के टर्म में, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। लिख सकते हैं। यस सर। चलो अब नीचे क्या है, 1/12 इनटू मास ऑफ वन C12 आइसोटोप। तो मास ऑफ वन C12 आइसोटोप, तो C12 अगर लिखा हुआ है तो C12 में इसका तो 12 मास नंबर ही होता है ना। 12 अगर ऊपर लिखा हुआ है तो मास नंबर ही हो गया, हुआ या नहीं? ये बताओ। यस सर। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाएंगे? 12। 12 हो जाएगा, क्योंकि जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही तो है, और उसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही तो हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें 12 हो गया, और इनटू मास ऑफ क्या करते हैं हम लोग, वन न्यूक्लियॉन। ऐसे ही लिखते हैं जैसे ऊपर लिखे थे। यहाँ पे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमको पता है ना C12 में कितने हैं, तो हमको पता है कि 12 होता है, और उसके एक न्यूक्लियॉन के मास से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास नहीं आ जाएगा, मास अपॉन C12 आइसोटोप आएगा या नहीं? यस यस और सर। नो? और आगे 1/12 तो पहले से है, तो अब देखो क्या क्या कटा मेरे पास, क्या बच गया काटने के बाद, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऊपर नीचे कट गया, 1/12 ये 12 कट गया, तो बच क्या गया, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बराबर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का ये किसके इक्वल होता है हमेशा, उसके टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया? क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है ना, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ही निकाल रहे हैं तो ऊपर भी मास का सेम यूनिट होगा और नीचे भी मास ही लिख रहा है, तो यूनिट जो है ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का अगर लिखोगे तो वो उसके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होगा। जैसे तुमसे पूछा जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो बताओ तो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? हेलो? सर 14। नहीं तुम लोग का मास नंबर लिखा चुके हैं फिर भी गलत कैसे बोल रहे हो? सर 16। 16? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज उसके एटॉमिक या फिर मास नंबर के इक्वल होगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस यस सर। सर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे कि किसी भी एटम का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास हमसे पूछा जाए, ये किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होता है, उसके मास नंबर के इक्वल होता है, हाँ या नहीं बताओ? यस सर। तो ये तीनों बराबर रहेगा हमेशा या नहीं रहेगा? सर रहेगा। चलो, तो ये पहला डेफिनेशन था हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास।
ठीक है, क्लियर है? इसको लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। चलो, फर्स्ट हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। सेकंड डेफिनेशन पे हम लोग मूव कर रहे हैं, ये है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको एएमयू बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एक्चुअली क्या है ना, तो एटॉमिक मास यूनिट AMU is equal to 1/12 1/12 of the mass of one C12 isotope। समझ आ गया? ये ऐसा डिफाइन किया जाता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट अगर डिफाइन करना है हमको, तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि 1 AMU जो होता है ना, ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/12। ठीक है, 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ हम लोग किसका करेंगे? ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ 1C12 आइसोटोप। ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली क्या है ना, ये यूनिट होता है। यूनिट मतलब जैसे किसी का भी तुम लोग मास बताते हो, अभी डेली लाइफ में कुछ भी खरीदते हो या फिर अपना ही मास बताओगे तो एक यूनिट बताओगे ना उसमें। जैसे मास बोलोगे अपना 40 kg है, तो 40 सिर्फ 40 बोलते हो या 40 kg बोलते हो? सर 40 kg। केजी बोलेंगे ना, यूनिट के साथ बोलेंगे। या कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लाते हो तो उसका मास, जैसे दुकान में बोलते हो ना उनको ये 500 ग्राम चाहिए या 5 kg चाहिए, तो ऐसे ही बोलते हो ना, सिर्फ 5 तो नहीं बोलते हो। तो उसी तरह अगर एटम का भी अगर हमको मास बताएंगे, तो एटम का मास ऐसा थोड़ी है कि हम 5 बोल देंगे या 20 बोल देंगे। सिर्फ नंबर नहीं होता है ना, उसके यूनिट के साथ भी बताना पड़ता है। तो वही यूनिट जो होता है, ये एटम का जो मास है हम लोग ग्राम और केजी में तो मेजर करते नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। तो उसके लिए एक नया यूनिट है या अलग सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर किसी भी एलिमेंट का हमको मास बताना है तो उसका मास नंबर तो आएगा ही, मास नंबर के साथ साथ ये यूनिट भी लास्ट में जुड़ेगा, जिसको AMU बोलते हैं हम लोग। बात समझ में आया? AMU का मतलब क्या है? यस सर। एक्चुअली ये किसी भी एटम का यूनिट बताने का, मास यूनिट बताने का है। ठीक है, कि किसी भी एटम का अगर हमको मास बताना है तो AMU के टर्म में हम लोग बताएंगे। AMU उसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो अभी ज्यादा AMU यूज नहीं होता है, AMU को रिप्लेस कर दिया गया म्यू से। ठीक है, AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, ये जो AMU वाला टर्म है ना, AMU पहले ज्यादा यूज होता था, तो अभी क्या हुआ है, AMU को रिप्लेस कर दिया गया। AMU ऐसे लिख लो, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U। सिंपली ऐसे U से हम लोग रिप्लेस कर दिए, जिसका U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब U यूज करते हैं हम लोग, यूनिफाइड मास हो गया। लिख लिया इसको यहाँ तक? यस सर। चलो,
इसके बाद तीसरा जो हमारा डेफिनेशन है ये है एटॉमिक मास। तो किसी भी एक एटम का जब मास लिखोगे ना, तो मास में देखो उसका मास नंबर तो होना चाहिए, प्लस साथ साथ उसका यूनिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं इट इज, इसको डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास को, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के एक एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास अगर बोलेंगे तो एटॉमिक मास में उसका नंबर होना चाहिए प्लस उसका यूनिट भी होना चाहिए। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये होता है आर ए एम, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास आर ए एम इंटू 1 U, क्योंकि AMU को तो हम लोग U से रिप्लेस कर दिए हैं अभी। तो ये दोनों में से कोई हो जाएगा। जैसे तुमसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिखोगे? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखने के लिए उसका तुमको रिलेटिव एटॉमिक मास पता होना चाहिए। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा नाइट्रोजन का? सर 14। 14, मास नंबर के बराबर। तो ये 14, तो अगर तुमसे मास पूछेगा नाइट्रोजन का तो सिर्फ 14 तो नहीं लिख दोगे, 14 तो मास नंबर है ना, या रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसके यूनिट के साथ हम लोग लिखते हैं ना। तो 14 इंटू 1 AMU या 14 इंटू 1U, तो इसका मास क्या हो गया 14 AMU, समझ रहे हो, या फिर 14U। तो हम लोग यूनिट के साथ लिखेंगे हमेशा। तो अगर तुमसे कहीं भी पूछा जाए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो हमेशा आंसर क्या दोगे? 14U और 14 AMU। हाँ, 14 AMU या फिर 14U। अगर ऑक्सीजन का पूछा गया, ऑक्सीजन का मास एटॉमिक मास कितना है, तो फिर 16 16, AMU। 16 AMU या फिर 16U। ठीक है, तो हमेशा यूनिट के साथ बोलते हैं। जैसे तुम्हारा मास पूछा जाएगा 40 kg बोलोगे, उसी तरह किसी भी अदर एटम का मास अगर पूछा जाए तुमसे तो यूनिट के साथ बोलेंगे हम लोग। नंबर तो रहेगा ही उसका, मास नंबर इनटू जो भी यूनिट है। तो यूनिट या तो हम लोग AMU में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर म्यू, यू में, सिंपली। समझ आ गया बात? बोलो। यस सर। चलो, ये बात समझ आ गया। तुम कुछ कुछ एलिमेंट्स का तुमको एटॉमिक मास लिखना है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को, फाइंड द RM रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरा एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। देखते हैं तुम लोग को समझ आया या नहीं दोनों टर्म का मतलब। ठीक है, तो जो 1 से 20 तक बताए हैं सिर्फ उसी का देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट सोडियम का, सेकंड फ्लोरीन का, तीसरा कैल्शियम का, और फोर्थ है आर्गन का। चलो करो। तो इन सभी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास लिखना है।
हो गया? हेलो 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 Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir. चलो बताओ जल्दी जल्दी। सोडियम का बताओ, आरएम क्या है? 23. 23। और एटॉमिक मास क्या है? 23 AMU. 23 एम। बात समझ आ गया ना? दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक मास को हम लोग को यूनिट के साथ लिखना है। डिफरेंस क्लियर है? रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या अंतर है? यस सर। चलो फ्लोरीन का बताओ। रिलेटिव एटॉमिक 19. मास सर 19 19 और एटॉमिक मास 19 AM. 19 AMU। कैल्शियम का बताओ। 40. 40 हो गया। और इसका एटॉमिक मास 40 40 AMU। 40 एएमयू या फिर देखोगे 40 यू। U. U। ठीक है, दोनों करेक्ट है। आर्गन 40। 40, इसका भी 40 यू। समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, इसमें वही आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ये तुम लोग को बताना था। ये लिख लो, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, इसको यहाँ डेफिनेशन लिख ही लो। आइसोटोप्स क्या हुआ ना? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are known as isotopes। ठीक है, सेम एलिमेंट का एटम होगा जिसका कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल तुम लोग को दिए थे ऊपर, कार्बन 612 और कार्बन 614। देख रहे हो, इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है ना। यस सर। ये आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का जैसे 3 आइसोटोप्स होता है, एक 1 1, एक हाइड्रोजन का 1 और 2, ये तीनों पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन का 1 और 3। तो ये तीनों आइसोटोप्स का एग्जांपल है या नहीं? देखो तो, ये तीनों हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं बट इन तीनों का मास नंबर क्या है? अलग अलग है ना। यस सर। ये सारे आइसोटोप्स हो गए। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का भी आइसोटोप होता है, एक 1735 वाला होता है, एक 1737 होता है। तो ये भी देखो, दोनों क्लोरीन के ही एटम है बट दोनों का मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो ये सारे आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हो गए कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम है तो ऑब्वियसली सेम एलिमेंट का एटम होगा तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। और मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। मास नंबर का जो मास नंबर डिफरेंस जो होता है, मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से होगा बताओ तो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, यस सर। एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा। तो मास नंबर फिर भी अगर डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब किसकी वजह से होगा? ड्यू टू डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की नंबर की वजह से ये मास नंबर डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो सेम रहेगा। ये यस बताओ, सर।
क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर चेंज नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोप्स। इसी का जस्ट उल्टा होता है आइसोबार्स। सुने हो आइसोबार्स? जब आइसोटोप नहीं सुने हो तो तुम लोग आज। आइसोबार्स में एक्चुअली क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है सॉरी, हैविंग क्या सेम होगा यहाँ बताओ? एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम होगा ना। मास नंबर, मास नंबर। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम कभी हो सकता है क्या? अलग अलग एटम का एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर कभी सेम हो सकता है? ये बताओ, कोई भी दो एलिमेंट ऐसा है क्या जिसका एटॉमिक नंबर सेम है? हर एक नो एलिमेंट का तो सर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है ना। तो जब यहाँ डिफरेंट एलिमेंट लिख दिए हम लोग, तो डिफरेंट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसका ये मतलब हो गया कि उसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा बट उसका मास नंबर सेम रहेगा। आइसोटोप्स में क्या था कि एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। आइसोबार्स में क्या है? मास नंबर डिफरेंट है, नहीं मास मास नंबर नंबर सेम है। तो डिफरेंट क्या है फिर? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा। जैसे यहीं पे तुमको एग्जांपल दिख जाएगा। जैसे एक ऊपर एग्जांपल दिए थे ना तुम लोगों को कैल्शियम का। कैल्शियम का 20 और 40 है। एक आर्गन भी एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका मास नंबर भी 40 है। ये दोनों आइसोबार्स हैं या नहीं देख लो तो। यस सर। एटॉमिक नंबर तो इन दोनों का डिफरेंट है बट मास नंबर क्या है, सेम है ना। ये किसके एग्जांपल हो गए? आइसोबार्स हुए या नहीं? यस सर। अब जैसे कार्बन का एक आइसोटोप बताए थे, कार्बन का 6 और 14 वाला एक आइसोटोप है, और एट द सेम टाइम नाइट्रोजन का भी 7 और 14 होता है। अब ये दोनों बताओ आइसोबार है या नहीं है? आइसोबार में काउंट करोगे इन दोनों को? हेलो, यस यस सर। सर। काउंट करोगे या नहीं करोगे? यस सर करेंगे। सर यस सर करेंगे। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है यहाँ पे बट मास नंबर क्या है, सेम है। तो इनको हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। बात समझ आ गया तुम लोग को? आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस है? क्लियर है? यस सर। तो इसका डेफिनेशन आना चाहिए और एग्जांपल्स आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल्स ये सब दे सकते हो तुम लोग। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ध्यान रखना दोनों का। चलो, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। लिख लियो ना इसको या नहीं लिखे हो अभी तक? यस सर लिख लिया। चलो, तो अभी तक हम सिर्फ एटॉमिक मास के बारे में देख रहे थे, अब हम लोग बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है, क्योंकि एटम्स जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है वो? एटम्स कंबाइन करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स बनाता है ना। एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है या नहीं? यस सर। तो मॉलिक्यूल के टर्म में हम लोग, जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उसके टर्म में हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब जब तक वो एटम के टर्म में था, एटम के फॉर्म में था, तो एटॉमिक मास। जैसे ही वो मॉलिक्यूल बन गया तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन अगर करना है, यहाँ भी यूनिट के साथ हम लोग बोलेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास अगर लिखना है तुमको तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। जैसे मान लो हाइड्रोजन है,
तो हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस अगर है तो H2 गैस जो है ये एटम है या मॉलिक्यूल है, ये बताओ। H2 गैस अगर लिखा हुआ है ऐसे हाइड्रोजन गैस, तो ये एटम दिख रहा है या तुमको मॉलिक्यूल दिख रहा है? ये क्या है? द मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि गैस फॉर्म में है। अरे सिम गैस फॉर्म में, ये क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूल्स कब बनता है, कब बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन करेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, है ना? तो ये H2 जो है ये कब बना हुआ होगा? जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन किए होंगे तभी तो ये H2 बना होगा। हाइड्रोजन के दो एटम जब कंबाइन करेंगे तभी तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा, या नहीं? यस सर। तो ये क्या हुआ, दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन किए ना यहाँ पे, H+H। तो दो हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन करेंगे तो ये बना है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तब बनता है H2। ठीक है, 1 मिनट। हेलो। यस सर। ठीक है, तो H2 गैस अगर लिखा हुआ है तो H2 क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। तो इसके टर्म में हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे इसका? तो हमको पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है। हाइड्रोजन के वन एटम का मास 1 AMU, है ना? यस सर। तो हाइड्रोजन के वन एटम का मास 1 AMU होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स हैं H2 में? 2। 2। तो 1 × 2 कर दोगे तो इसका हाइड्रोजन गैस का टोटल मास कितना हो जाएगा? 2 AMU। हो गया? यस और नो? यस सर। तो H2 का अगर तुमसे Yes, sir. पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या बोल दोगे? कितना है H2 का मॉलिक्यूलर मास? 2 2 M। mu। 2 AM. इसी तरह तुमसे ऑक्सीजन गैस का अगर पूछा जाए, O2 गैस, तो O2 गैस का कैसे निकालेंगे हम लोग? ये भी मॉलिक्यूल हो गया, अब दो ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके बना है ना। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, वन एटम का मास? 16 mu। 16 AMU। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने? 2। तो कितना हो गया? 32 mu। 32 AMU। बात समझ में आया? तो O2 का अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा गया तो ये 32 AMU। इसी तरह जैसे एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे वाटर ले लिया। अब देखो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हाइड्रोजन का यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के एटम्स के मास को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है, 1 AMU या 1 म्यू लिखते हैं। ठीक है हम लोग, 1 म्यू, है ना? हाइड्रोजन का कितना एटम है यहाँ पे, 2, यस सर। और प्लस हाइड्रोजन का तो टोटल लिख लिया हम लोग, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 mu। 16 U। और ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पे, 1। 1, तो × 1। बस, और तो कोई एटम है नहीं, है क्या और? नो सर। तो ऐड करो, कितना आ गया? 18 u। 18 U। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या लिखोगे आंसर? 18 u। 18U। कैसे निकालेगा, समझ आ गया बात? इसी तरह अगर मान लो CO2 का निकालना है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वन एटम है, ऑक्सीजन का दो एटम है ना? तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12U। यस सर। और इनटू कार्बन का एटम है 1। ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर।
उसके बाद प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U, है ना। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे इनटू 2. 2। और कुछ है क्या? No, sir. ऐड करो कितना आ गया? 44U. 44U। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का अगर तुमसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास क्या है तो क्या लिखोगे? 44U या 44 AMU। बात समझ रहे हो? Yes, sir. कर लोगे अब इसी तरह? Yes, sir. चलो हम कुछ कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं। CaCO3, इन सबका मास निकालना है तुमको। H2SO4, C6H12O6, MgSO4 डॉट 7H2O, AlOH होल थ्राइस। चलो करो तो इन सबका मास। हो गया। ये CaCO3 का आया क्या? Sir, 100U. Sir, 100U. हाँ, कैल्शियम का 40 × 1, ठीक है, प्लस कार्बन का 12 × 1 और ऑक्सीजन का 16 × 3। ऐसे क्यों? यही Yes, है ना। sir. इसको ऐड करोगे तो 100 AMU। ठीक है। H2SO4 का क्या आया? H2SO4 का 96U. 96 या 98, 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 × 1, है ना। सल्फर का 32 होता है ना मास। Yes, sir. ऑक्सीजन का 16 × 4, यही होगा। Yes, sir. 98U. ऐड करो कितना आ रहा है? 98U. 98 AMU। क्या बात समझ आ रहा है कि नहीं सबको? कैसे निकाल रहे हैं? हेलो। Yes, sir. चलो ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का निकालो। कितना आया ग्लूकोज का? बोलो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो?
हेलो हेलो, यस सर। कितना आया ग्लूकोज का? C6H12O6 कितना आया? सर 180 यू। हाँ 180। कार्बन का देखो 12 होता है, 12 इंटू क्या करोगे 6 यस सर। प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितने एटम है ऑक्सीजन के? 6। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? नो सर। किसी को भी? बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करो, दिक्कत हो रहा है किसी को भी? No, sir. तो तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? चलो इन सबको ऐड करो, अब ऐड करने पे कितना आ रहा है देखो, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है बस। यहाँ 72 हो गया, इधर 12 हो गया, उधर 96 हो गया, कितना हो गया ऐड करने पे? सर 180 यू। 180 यू या फिर 180 एमयू। समझ आ गया बात? चलो ये निकालो MgSO4.7H2O। तो देखो MgSO4.7H2O कैसे करेंगे? Mg का कितना होता है मैग्नीशियम का, बताते जाओ मेरे को। सर मैग्नीशियम का 24। 24 इंटू क्या करोगे 1, क्योंकि मैग्नीशियम का एक ही यस एटम सर। है, प्लस सल्फर का 32 इंटू 1, है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16 16 इंटू 4। 4। ये तो हो गया। अब .7H2O है, तो इसको भी ऐड करेंगे हम लोग। डॉट ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना, ऐड करेंगे, ठीक है। तो .7H2O है, तो मतलब 7 मॉलिक्यूल्स उसमें वाटर जुड़े हुए हैं। वाटर का मास हम लोग पहले अलग से निकाल लेंगे। तो वाटर का मास तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं पहले। कितना आता है वाटर का? ऊपर देख, वाटर का मास निकाले हैं तो कितना आया है? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है यहाँ देखो, 18 18 यू। U. 18 यू है। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के इन्वॉल्व? 7. 7। तो एक का अगर 18 है तो 7 का क्या होगा? 7 इंटू 18 होगा। यस सर। तो यहाँ पे हो गया सारा। MgSO4 का यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए थे, और प्लस वाटर का 7 यूनिट था, यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल था, तो ये भी हम लोग ऐड कर दिए। 18 इंटू 7 हो गया टोटल मास। कुछ छोटा यस क्या अब? सर। ओ ऑक्सीजन एक। कहाँ ऑक्सीजन एक छूट गया? नो सर, नो सर। कहाँ पे ऑक्सीजन छूटा है? नहीं सर, नहीं छूटा। चलो इन सबको ऐड करके अब बताओ फाइनली कितना आया। मल्टीप्लाई करो, ऐड करो जल्दी फटाफट। टू 46 यू। ऐड कर लो, पता नहीं ये 24 आ गया, यहाँ पे 32 है, सर ऐड 6 करके ही बता रहे हैं। 64 है, और प्लस 18 इंटू 7 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 126। यही है ना? इन सबको चारों का ऐड कर यस लो, सर। कितना आ रहा है? कितना है ऐड करने पे सबका बताओ। 200 सर 246। 246 यही आ रहा है सबका क्या? Yes, sir. बाकी लोग भी वेरीफाई करो। 246 चलो ठीक है। चलो अब नीचे वाला करो, AlOH होल थ्राइस का। कैसे करेंगे इसका? देखो एल्यूमिनियम का कितना होता है बताओ। 27। 27। एल्यूमिनियम के कितने एटम है यहाँ पे? 1। 1. 127 इंटू 1 प्लस
ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू क्या करेंगे, कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3. 3 ब्रैकेट में है ना, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए अप्लाइड है। ये जो 3 है ये किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। तो 16 इंटू 3 हो गया, प्लस एक और हाइड्रोजन बचा हुआ, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 इंटू क्या करोगे? 3. 3, बस हो गया। ये हो गया 27 प्लस 48 और प्लस 3, ऐड करो कितना आ रहा है? 78U. 78U। बात समझ आ गया सबको? Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास में एक्चुअली क्या है ना, कि जितना भी एटम्स इन्वॉल्व है उसमें सभी एटम्स का हम लोग सम कर देते हैं, उसके मास का सम। तो मॉलिक्यूलर मास इज एक्चुअली इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना? हम लोग वही कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर मास में Yes, क्या sir. कर रहे हैं हम? सम Sum ऑफ, कर रहे हैं all the molecules. हाँ, एटॉमिक मासेस किसका सम कर रहे हैं? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वही कर रहे हैं ना हम लोग, ये बताओ। Yes, sir. तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सभी एटम्स का हम लोग उसके एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल ले रहे हैं हम लोग, और उसको हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूलर मास है। तो कर लोगे? अब कहीं भी तुमको मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मोल से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग मास निकालना सीख गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोल क्या होता है, मोल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद मोल हम लोग कैसे निकालते हैं वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं? ये इसमें कोई डाउट है किसी को? ये बताओ। No, sir. नहीं? या फिर इसके ऊपर वाले टॉपिक्स में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, रिलेटिव एटॉमिक मास ये सब में No, sir. लिख लियो सब तुम लोग? Yes, sir. चलो ठीक है, तो लिख लियो। तो चलो फिर, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। नेक्स्ट क्लास में मोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को, कुछ पूछना है? No, sir. नहीं? ठीक है फिर, चलो तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, एंड करें? Yes, sir. चलो ठीक है।